हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 यानी कौन सा चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम 14th क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेटमेंट है आपकी, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब सेज स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, अगर वो जितने दिन में उसका काम ये होता है कि इतने दिन में कर देगा, उससे ज्यादा दिन लेता है, देन उसको क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। किस हिसाब से? सर्टेन डेट एज फॉलो, 200 रुपए फॉर द फर्स्ट डे, 200 रुपए पहले दिन लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे अगर 2 दिन लेट होता है तो 250, यानी अगले दिन फिर क्या और बढ़ जाते हैं, 250। यानी पहले दिन के 200 रुपए, अगले दिन उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 250। इसी प्रकार नेक्स्ट डे अगर 3 दिन लेट होता है तो 300 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, 300 रुपए और पे करने पड़ेंगे थर्ड डे के। ये पहले दिन के, ये दूसरे दिन के, ये तीसरे दिन के, एंड सो ऑन। इसी प्रकार उसके जो है 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे जितने दिन भी वो क्या होगा, लेट होगा। कहता है हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, यानी पेनल्टी के रूप में उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे इफ ही हैज डिलेड, यानी लेट होता है द वर्क बाय 30 डे, यानी उसका दिन 30 दिन काम लेट होता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी इसने कहा कि पहले दिन अगर एक दिन लेट होता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 200 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर दूसरे दिन 2 दिन लेट होता है तो फिर 250 और देने पड़ते हैं। अगर 3 दिन लेट होता है तो फिर 300 रुपए उसको तीसरे दिन के देने पड़ेंगे। और इसी प्रकार ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और उसने काम को कितने दिन लेट किया है, 30 दिन, यानी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, जितने दिन आपका काम लेट हुआ है वो 30 है, यानी 30 दिन उसने काम जो है वो लेट किया, 30 दिन। तो कुल कितने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में, ये हमें बताना है। तो जैसे पहले दिन 200 लग गए उसको, अगले दिन 250 और लग जाएंगे, अगले दिन 300 और लग जाएंगे, तो टोटल ऐड होंगे ना ये 30 दिन के रुपए इस प्रकार। तो हमें 30 दिन तक, देखो 200 रुपए हो पहले दिन के हैं, 250 रुपए हो दूसरे दिन के हैं, 300 रुपए हो तीसरे दिन के हैं, और इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे 30 दिनों तक 50-50 रुपए। तो टोटल को सभी को ऐड कर दें हम, तो टोटल उसकी पेनल्टी हो जाएगी कि उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब आप देखें ये एपी बनेगा, जो ये सीक्वेंस बनेगा इसके पेनल्टी की, एपी बनेगा। जो फर्स्ट टर्म है ए वो 200 है, फिर 50-50 बढ़ते जाते हैं, यानी सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट घटाओगे 50, 300 में से 250 घटाओगे 50, यानी हर दिन 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। तो आपका कॉमन डिफरेंस आप कह सकते हो 50 होगा। ये तो लिख सकते हो, इट इज एपी, इट इज एपी, ये जो है आपका एपी बनेगा। अभी दो बातें हैं, इसने ये पूछा कि कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे 30 दिन के, या हमसे ये भी पूछ सकता था कि 30वें दिन कितने देने पड़ेंगे। अगर 30वें दिन पूछता कितने देने पड़ते तो हम A30 निकालते, यानी 30वें दिन की 30th टर्म हो जाती। बट अब हमें क्या निकालना है, S30, यानी सम ऑफ 30 टर्म, यानी इस सीक्वेंस की 30 टर्म का सम हो जाएगा, फर्स्ट 30 टर्म, वही उसको टोटल फाइन देना पड़ेगा ना। तो S30 हमें फाइंड आउट करना है। तो S30 फाइंड आउट करते हैं। S30 के लिए फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वेयर ए आपका उस जो सीक्वेंस बनती है आपकी एपी बनती है उसकी फर्स्ट टर्म है, डी उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने दिनों का आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ दिन है ना, फर्स्ट डे का फाइन 200 रुपए, सेकंड डे का फाइन 250 रुपए, इस प्रकार। तो एन क्या है आपका 30, तो 30/2, 30 दिन का फाइंड आउट करना है। टू ए आपका 200 है तो ये 400 हो जाएगा, प्लस n-1 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डी हमारा क्या है, 50 है। अब इसको हमें सोल्व करना है और आपका फाइन हो जाएगा, टोटल प्लेंटी हो जाएगी कि उसको कितने रुपए लगेगी। 15, 30 को 2 से काटोगे तो 15 होगा, और अब 400 प्लस हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 5 आपके 45 होते हैं, 4 5 दूनी 10 और 4 14, आप ऐसा कह सकते हो।
अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड, और 15 से क्या करनी, मल्टीप्लाई, तो उतनी ही फाइन उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 30 दिन का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज। 700 रुपए के 7 प्राइज बांटने हैं। कुल कितने रुपए हैं आपके पास, 700। 7 प्राइज देने हैं उनसे, स्टूडेंटों को, ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each prize। यानी 700 रुपए के प्राइज हमें बांटने हैं, कितने बच्चों को बांटने हैं, 7 बच्चों को। तो अब ये कहता है कि हर एक प्राइज, पहला प्राइज से सेकंड प्राइज कितने रुपए कम होगा, 20 रुपए कम होगा। सेकंड से थर्ड प्राइज कितने रुपए कम होगा, 20 रुपए कम होगा। अब जो टोटल हमने प्राइज बांटने हैं उन सभी का मूल्य, यानी उन सभी का सम, मान लिया 700 एंड 700 को तो ही बांटना है, इसका मतलब ये सभी प्राइज का क्या है, आपका सम है। कितने प्राइज बांटने हैं, 7। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7, यानी 7 प्राइज में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कह सकते हैं ये S7 है। कितना, 700 जी। अब जैसे हम मान लें कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट प्राइज, ए बी द फर्स्ट प्राइज। अगर ए आपका फर्स्ट प्राइज है तो सेकंड इससे 20 कम होगा, और इसी प्रकार कम होते जाएंगे। यानी पहला प्राइज ये है तो दूसरा प्राइज इससे क्या होगा, 20 कम होगा, और 20 कम कम होते जाएंगे। तो इसमें से ये घटाएंगे 20, इसमें से ये घटाएंगे, जैसे 20 माइनस 20 जैसे जो भी है, तो आप कह सकते हो ये क्या बनेगा, एपी बनेगा। आप कह सकते हो इट इज एपी। तो वो जो आपका ये प्रोग्रेशन बनेगी, एपी में बनेगी। तो आप कह सकते हो फर्स्ट टर्म ए है, और डी, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, यानी a माइनस 20 में से a घटाएंगे आप, तो -20 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जी। हमें d का पता है। अब देखें आप, हमें ये पता है कि टोटल इनकी वैल्यू जो है 700 है। कितने प्राइस की, 7 प्राइस का सम 700 रुपए है। नाउ तो हम S7 को 700 रख सकते हैं ना। S7 क्या होगा, 7/2 इंटू 2a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 6, n की वैल्यू क्या है 7, और d लिख ही देते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे इक्वल टू 700। इक्वल टू हमारा क्या होगा, 700 होगा। देखें अब यदि हम देखें, इसको सोल्व करें, 2a 6 और d क्या है -20, तो -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 हो जाएगा, इक्वल टू 7 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवीजन में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 700/7, और 2 इसके डिवीजन में है तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपका 100 और ये आप पाओगे 200। यदि यहां से देखें तो इसमें से आप 2 कॉमन लें तो a-60, a माइनस क्या हो जाएगा 60 और 200, 2 को उधर लेके जाएं तो a-60 इक्वल टू 100 हो जाएगा, और यदि आप देखें तो a की जो वैल्यू है 160 हो जाएगी। मींस फर्स्ट प्राइज कितने रुपए का है, 160 रुपए का है। अगर आपने फर्स्ट प्राइज 160 रुपए का दिया तो नेक्स्ट इससे 20 कम होगा, 140 का होगा। नेक्स्ट इससे 20 कम होगा, 120 का होगा। नेक्स्ट इससे 20 कम होगा, 100 का होगा। नेक्स्ट इससे 20 कम होगा, नेक्स्ट इससे 20 कम होगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और लास्ट आपका 40 रुपीज का प्राइस होगा। तो इस प्रकार आपके कितने प्राइस हो जाएंगे, 7 प्राइस हो जाएंगे। और यदि अब इनको हम ऐड करें तो टोटल हमारा कितना ही आएगा, 700 रुपए ही आएगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार हम उन प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप जैसे ये फर्स्ट टर्म है आपकी a, सेकंड टर्म a+d ऐसे निकाल सकते हैं आप सेकंड टर्म, क्योंकि p है। a3 ये थर्ड टर्म है, a+2d ऐसे निकाल सकते हैं। आप इनको इस प्रकार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। इन ए स्कूल
स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री, यानी पौधे लगाना चाहते हैं, वृक्ष लगाना चाहते हैं इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और बाहर, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवा में जो है एयर पोल्यूशन को मतलब कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्री दैट सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द class in which they are studying. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? First to plus 2। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कहता है कि आपकी मान लिया 12 क्लास है, जैसे पहली क्लास, दूसरी, तीसरी और अप टू कितनी क्लास है आपकी 12। अभी कहता है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास होगी तो फर्स्ट क्लास एक ही वृक्ष लगाएगी, सेकंड क्लास 2 वृक्ष लगाएगी, थर्ड क्लास 3 वृक्ष लगाएगी और जैसे 12वीं क्लास है वो 12 वृक्ष लगाएगी। एक तो ये, दूसरा फिर ये कहता है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास एक वृक्ष लगाएगी तो 3 सेक्शन है तो कितने वृक्ष लगे इनके 3, यानी फर्स्ट क्लास कितने वृक्ष लगा देगी 3, एक सेक्शन एक लगाएगा, दूसरा सेक्शन फिर एक लगाएगा, तीसरा सेक्शन फिर एक लगाएगा। सेकंड क्लास हर एक सेक्शन 2 वृक्ष लगाएगा, अगर कोई सेकंड क्लास है तो हर एक सेक्शन 2 वृक्ष लगाएगा, तो टोटल सेकंड क्लास कितने वृक्ष लगा देगी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 सेक्शन है, 6। अब जो थर्ड क्लास है वो 3 वृक्ष लगाएगी, एक सेक्शन 3 वृक्ष लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 9 वृक्ष लगाएंगे, और इसी प्रकार चलते चलते आपकी लास्ट जो 12वीं क्लास है वो 36 वृक्ष लगाएगी, क्योंकि अगर केवल एक सेक्शन होता तो 12वीं क्लास 12 वृक्ष लगाती है, अब 3 सेक्शन है तो कितने वृक्ष लगाएगी 36। तो इस प्रकार वृक्ष लगेंगे। तो टोटल पूछा है कि फर्स्ट से प्लस 2 तक कितने वृक्ष जो है लग जाएंगे। तो जो आपका वृक्ष लगने का जो आपका प्रोग्रेशन है वो क्या बनी, पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन 3 वृक्ष लगाएंगे, सेकंड क्लास के तीनों सेक्शन 6 वृक्ष लगाएंगे, थर्ड क्लास के तीनों सेक्शन 9 वृक्ष लगाएंगे, इसी प्रकार चलते चलते 12वीं क्लास के तीनों सेक्शन कितने वृक्ष लगाएंगे 36। तो अगर हम ये कहें तो नंबर ऑफ टर्म यहां कितनी है 12। अगर ये नंबर ऑफ टर्म देखें हम 12 है, क्यों, क्योंकि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और अप टू 12 क्लास, तो कितनी हो गई 12 क्लासेज हो गई, नंबर ऑफ टर्म भी 12 होंगी। और यदि हम ये देखें तो ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी है, क्यों, क्योंकि देखो सेकंड में से घटाएंगे 3, इसमें से घटाएंगे 3, तो आप कह सकते हो इट इज एपी, इट इज एपी। तो हमें टोटल वृक्ष बताना कितने लगेंगे, तो इन सभी को ऐड कर देना, हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के वृक्षों की संख्या को हम क्या कर दें ऐड, कितनी है एस 12, यानी आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, मींस पहली 12, इस प्रकार ये 12 टर्म इनका सभी का सम हो जाएगा ना, वो हमें फाइंड आउट करना है जी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म है तो n की वैल्यू 12 है अपॉन में 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36, ये एपी है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये देखिए 6 मल्टीप्लाई में 2 पे काटेंगे 6 और 36 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और यदि हम मल्टीप्लाई करें 9 के कितने होते हैं सम्मन, कैरी 5 किया, 6 18 और 5 23, तो आप कह सकते हैं टोटल जो स्कूल है, स्कूल के बच्चे हैं वो कितने वृक्ष लगाएंगे 234 वृक्ष लगाएंगे हवा में पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है बच्चों की, वृक्ष जो है हमें लगाने चाहिए, आप लोगों को भी लगाने चाहिए, स्कूल में लगाओ या घर पे लगाओ या अपने खेत में लगाओ, कहीं ना कहीं हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। और फिर वृक्ष लगाने से मतलब ये नहीं है कि केवल लगा दिया और छोड़ दिया, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, यानी उसको बड़ा भी हम ही ने करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ए स्पिरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी, एक ए को सेंटर मानकर सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है, बी को भी सेंटर मानकर सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियस 0.5, यानी अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और रेडियस कितना लें 0.5, तो यहाँ मान लिया ये पॉइंट ए है, अब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करो, मान लिया यहाँ से ऐसे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जी। इसकी जो आपकी रेडियस है वो हाफ है, 0.5 यानी हाफ। फिर मान लिया ये पॉइंट आपका बी है, अब बी से
एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, उसकी जो रेडियस है, अब आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, जैसे ये आपका ये हो गया, नेक्स्ट आपका आगे से आगे जाएगा तो ऐसे इस प्रकार जाएगा। ये सॉरी ये पॉइंट बी है आपका, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी से इस पॉइंट से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, बट इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, बी से जो करोगे आप उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1, ये आपकी 1 रेडियस है। ये सेमी सर्कल आपने बी से ड्रॉ कर दिया। फिर अब तीसरा यदि आप ड्रॉ करोगे तो आपको आगे ए से करना है, कहाँ से करना है, ए से। अब ए से कर दिया था, बी से कर दिया, वापस ए से करना है। अब ए से जो आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे ऊपर यहाँ से, उसकी जो रेडियस है वो 1.5, यहाँ से 1.5 का रेडियस लेके सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दोगे। और इस प्रकार हमें 13 सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। कितने, 13। तो उन 13 सेमी सर्कल की हमें लेंथ बतानी है, वायर कितनी लगेगी। जैसे पहले में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वायर लगी, ये होगी पहले में। दूसरे में यहाँ से यहाँ तक लगी, तीसरे में वायर यहाँ से यहाँ तक लगी सेमी सर्कल में, और इसी प्रकार चलते चलते 13 सेमी सर्कल बनाने हैं। और फर्स्ट में जो वायर है वो कितनी लगेगी, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो इसकी परिधि क्या होती, 2πr होती कंप्लीट। तो ये हाफ है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो πr होगी, यानी पहले जो सेमी सर्कल है उसमें जो वायर लगी है उसकी लेंथ कितनी होगी, πr। पाई और आर की वैल्यू 1/2 है, π/2 हो गई। अब जो सेकंड सेमी सर्कल है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक वायर की लंबाई होगी आपकी, अब ये भी πr होगी। अब इसकी रेडियस कितनी है 1, इसकी रेडियस कितनी है 1, तो पाई होगी, पाई मल्टीप्लाई में 1, तो आप कह सकते हैं सेकंड की लेंथ वायर की पाई होगी। अब थर्ड ये है, जैसे थर्ड आपका ये है, इसकी कितनी होगी, इसकी जो रेडियस है यहाँ से ए से ड्रॉ किया है और यहाँ तक, यहाँ से 1.5 हो जाएगी। नेक्स्ट की क्या है रेडियस 1.5, 1.5 में 3/2, तो πr, पाई मल्टीप्लाई में 3/2, तो 3/2 पाई हो जाएगी। और इस प्रकार ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो अगर हम इन सभी लेंथ को ऐड कर दें इसी प्रकार 13 टर्मों को, तो टोटल 13 टर्मों में जो सेमी सर्कल बनेंगे उन सभी की वायर की लेंथ आ जाएगी कि कितनी होगी। अब देखिए पहले तो हम ऐड किस प्रकार करेंगे, एपी होगा तो एपी का फार्मूला लगाएंगे, देखते हैं क्या ये एपी है। देखो π/2, पाई 3π/2, पाई में से π/2 घटाओगे π/2 ही बचेगा, 3π/2 में से पाई घटाओगे तो π/2 ही बचेगा, तो आप कह सकते हो इट इज एपी, इट इज एपी। तो यानी आपको, और नंबर में कितनी है ये, कितने सेमी सर्कल है 13, तो आप ये पहला है सेमी सर्कल, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी प्रकार हमें कहाँ तक जाना, 13 तक। तो S13 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, S13 क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू जो है हमारी क्या है 13 है, अपॉन में 2, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू π/2 है, ए की वैल्यू क्या आपकी π/2 प्लस n-1 12 मल्टीप्लाई में डी भी तो आपका π/2 है। इसमें सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे π/2, थर्ड में से सेकंड घटाओगे π/2, तो यदि हम देखें तो S13 13/2, 2 से 2 काटेंगे, यहाँ आपका पाई बचेगा, यहाँ काटेंगे तो 6 पाई बचेगा, तो ये क्या हुआ 13π/2 मल्टीप्लाई में 7 पाई। और यदि हम देखें तो 13 से 91 होता है, 91 π/2 आप कह सकते हैं टोटल वायर की क्या होगी, लेंथ होगी, अगर 13 सेमी सर्कल इस प्रकार हम बनाएंगे तो। और यदि आप पाई की वैल्यू 22/7 लें, क्योंकि पाई का मान कहा है ना इसने 22/7 आपने लेना है, तो 2 पे ये 11 हो जाएगा, और ये 91 है ना, 91 है, 13 7 91 होते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। और यदि आप 11 की और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 143, यानी 13 और बीच में सम ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो जो टोटल वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, 143 होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। यस, अब हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many row are the 200 log placed?
एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कहने का मतलब ये हुआ कि 200 लट्ठे हैं या 200 लकड़ी के लट्ठे हैं, उनको किस प्रकार अरेंज किया जाता है, रखा जाता है। तो पहली रो जो है उसमें 20 लट्ठे रखे जाते हैं, उसके ऊपर 19 लट्ठे रखे जाते हैं, उसके ऊपर 18 लट्ठे रखे जाते हैं, और इसी प्रोसेस से उनको क्या करते जाना है, रखते जाना है, और 200 के 200 लट्ठों को हमें क्या करना है, कंप्लीट, यानी इस मैनर से हमें रखने हैं। यानी जो पहली रो है उसमें आपके 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, और इस प्रकार लास्ट तक जो भी बनेगी रखते जाना है। तो इसने हमसे पूछा है कि जो रो है वो कितनी बनेंगी, इस प्रकार 200 लट्ठों की अगर हम रखते हैं तो, और जो लास्ट रो बनेगी आपकी उसमें कितने लट्ठे होंगे, उसमें कितने लट्ठे होंगे, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, अगर देखें कि पहली जो रो है उसमें कितने हैं, 20 हैं, नेक्स्ट में 19 हैं, नेक्स्ट में 18 हैं, और इसी प्रकार रखे जाते हैं, सो एंड सो ऑन। अब अगर हम इनको ऐड करें सभी को, तो सम, सभी लट्ठों का सम तो आपका 200 होगा ना, जितने भी लट्ठे रखे गए हैं रो वाइज, तो सभी का सम कितना होगा, 200। और कहाँ तक होगा, एस एन का मतलब जो लास्ट रो बनती है वहां तक। लास्ट रो मान लिया हमने कौन सी है, एनवी है, एनवी रो क्या है, लास्ट। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि आपकी कितनी रो बनेगी। अब दूसरा ये बताना है कि लास्ट रो में कितने लट्ठे होंगे। अब आप देखें, A1 है, ये A1 यानी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 20 है, यानी उसमें लट्ठों की संख्या है 20। सेकेंड टर्म A2 है, तो A2 की जो वैल्यू है 19, वो लट्ठों की संख्या है। जो थर्ड टर्म है 18, थर्ड टर्म में 18 लट्ठों की संख्या है। तो हम जो भी लास्ट टर्म आएगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, तो वो उसमें क्या होगा, लट्ठों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ आप देखिए ये एपी है, ये क्या है आपका एपी। क्यों, क्योंकि देखें अगर शुरुआत जहाँ से होती है उसको हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, और डी कॉमन डिफरेंस -1 रहेगा। 19 में से 20 घटाएं -1, 18 में से 19 घटाएं -1, तो आप कह सकते हो कि ये एपी है। और अब हमें इस बात का पता है कि एस एन 200 है, इन सभी लट्ठों का सम क्या है, 200। अगर हम उन्हें ऐड करें तो एस एन का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, यदि हम तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, 200। और यदि हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 यहाँ डिवीजन में है, इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n इंटू यहाँ ए की वैल्यू रखते हैं हम, 20 है तो 40 हो जाएगा, 2 और 20 की मल्टीप्लाई, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है, इक्वल टू 400 हो जाएगा, 200 की यदि हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखें आप, n इंटू ये 40 रहेगा, n और -1 की मल्टीप्लाई -n, -1 और -1 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हो +1, और इक्वल टू 400। और यदि हम देखें तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये 40 और 41, और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं 41n होगा, n और -n की मल्टीप्लाई -n² इक्वल टू क्या है, 400। और यदि देखें हम इन दोनों को राइट साइड लेके जाएं तो n² भी प्लस का हो जाएगा, और 41n माइनस का हो जाएगा, और 400 उधर प्लस का है ही। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। मल्टीप्लाई 400 होनी चाहिए, सम 41 होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर देखेंगे हम, 25 और 16, n², माइनस के मिडिल टर्म को तोड़ेंगे हम, माइनस के 25n और माइनस के 16, -25 और -16 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 होगी प्लस के, और ऐड करेंगे तो माइनस का 41। तो इस प्रकार हमने इसको तोड़ लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को सेपरेट करके हम कैसे करते हैं, ये लिख लिया। उसके बाद पहले दोनों में से जो भी कॉमन है आप ले लेते हैं। नेक्स्ट में आप -16 कॉमन लेंगे तो n-25 अंदर बचेगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। n-25 दोनों में कॉमन है, तो आप n-25 को बाहर लें, इनटू, तो यहाँ n बचेगा और यहाँ -16 बचेगा, इक्वल टू 0। यदि आप यहाँ देखें तो इस संख्या और इस संख्या की जो मल्टीप्लाई है वो 0 है। दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, या तो जब दोनों में से एक संख्या 0 होगी, या दोनों 0 होंगे, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई 0 हो ही नहीं सकती ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि या तो n-25 0 है, या
n माइनस 16 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, या n इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमने देखा कि या तो रो 25 बनेंगी या रो 16 बनेंगी, या तो हमारी रो कितनी बनेंगी 25 या हमारी रो कितनी बनेंगी 16। अब देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा आपका आंसर होगा। अब हमने बताया कि अगर 16वीं रो है तो उसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे तो उस रो में लट्ठों की संख्या होगी ना, तो आप A16 फाइंड आउट कर दें। तो A प्लस कितने डी होगा, 15D। ए की वैल्यू 20 है, प्लस 15 मल्टीप्लाई में डी माइनस 1 है, तो 5 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आखिरी रो में 5 संख्या हो सकती है, ये पॉसिबल है। अगर हम 25वीं, अगर मान लिया कि 25 आपकी क्या बनती हैं, रो बनती हैं, तो 25वीं टर्म हम फाइंड आउट करें तो A प्लस 24D। ए की वैल्यू 20 है, प्लस 24 मल्टीप्लाई में -1, डी का मान यहाँ -4 आएगा। -4 क्या आया कि 25वीं रो में लट्ठों की संख्या आया। क्या ऐसा हो सकता है, नेगेटिव तो रो में लट्ठों की संख्या हो ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तो 25वीं टर्म भी नहीं हो सकती उसके अंदर। इसका मतलब n का मान 25 नहीं हो सकता, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। 25 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा कि n का मान कितना होगा, 16। इसका मतलब ये हुआ कि 16 रो बनेंगी और लास्ट 16वीं होगी, और उस 16वीं रो में कितने होंगे लट्ठों की संख्या, 5। हम ऐसा कह सकते हैं कि 16वीं में कितनी होगी लट्ठों की संख्या, 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन ए पोटैटो रेस ए बुकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potato are placed 3 meter is a straight line. There are 10 potato in the line. पहले तो एक बार ये हम सिचुएशन बनाते हैं, जैसे एक लाइन में पोटैटो रखे गए, आलू रखे गए हैं। यहाँ मान लिया आपकी बुकेट है, यहाँ मान लिया आपकी क्या है, बुकेट है। बाल्टी यहाँ आपकी रखी गई है। पहला जो आलू है ये मान लिया यहाँ पहला 5 के डिस्टेंस पर रखा गया है, फिर हर एक आलू 3-3 के डिस्टेंस पर रखा गया है। कितने कितने के डिस्टेंस पर रखा गया है, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर। पहला 5 के डिस्टेंस पर है, फिर इसके बाद हर एक आलू 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। और ऐसे कितने पोटैटो रखे गए हैं, 10। ऐसे 10 पोटैटो जो हैं इस लाइन पर रखे गए हैं। तो कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो क्या करता है, किस प्रकार चलता है, रेस लगाता है या इनको उठाता है। कैसे उठाना होता है कि आपका कोई भी कंपटीटर या पार्टिसिपेशन यहाँ से वो भागेगा, यहाँ से पहला पोटैटो उठाएगा, वापस आकर के इस बुकेट में रखेगा। तो एक आलू लेकर के आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, पहला पोटैटो लेके आने में उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ से गया, यहाँ पर पहुंचा 5, फिर वापस उसको लेकर आएगा, बुकेट में डालेगा, तो कितना हो गया आपका डिस्टेंस, 10 हो गया। इसी प्रकार फिर वो वापस यहाँ से दूसरे पोटैटो के लिए जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8, और फिर वापस डालेगा तो दूसरा पोटैटो डालने के लिए उसको 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ उठा लेके ले जाएगा, फिर उसको इसी प्रकार तीसरा, अब यहाँ आ चुका है वो, तीसरा पोटैटो उठाने के लिए वो यहाँ आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 और 6 11, और फिर 11 ही वापस आएगा डालने के लिए, तो 11 और 11 22 का डिस्टेंस करेगा, और इसी प्रकार जो डिस्टेंस वो कवर करता जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहला पोटैटो उठाने के लिए 10 मीटर का, दूसरा पोटैटो उठाने के लिए 16 मीटर का, तीसरा पोटैटो उठाने के लिए 22 मीटर का, इस प्रकार डिस्टेंस कवर करेगा, एंड सो ऑन, इसी प्रकार 10वें तक पहुंचेगा वो। तो अगर आप देखें तो ये एपी बनेगा कैसे, 16 में से आप कितना घटाएंगे, 10, 6 बचेगा, 22 में से 16 घटाएंगे, 6 बचेगा, तो आप कह सकते हैं इट इज एपी। ये क्या बनेगा, आपका जो प्रोग्रेशन है वो एपी बनेगी। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इन 10 के 10 जो डिस्टेंस बनेंगे उनको ऐड कर दें, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कि आपका कंपटीटर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो यहाँ देखें आप, ए की जो वैल्यू है वो 10 है, डी की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, और नंबर ऑफ ट्रम यहाँ 10 पोटैटो रखे गए तो 10 डिस्टेंस इस प्रकार के कवर करने पड़ेंगे ना उसको, तो n है 10, यानी 10 पोटैटो अगर रखे गए तो टोटल डिस्टेंस उसके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे।
पहले में 10 का, फिर 16 का, फिर 22 का, फिर 6 और अधिक हो जाएगा, तो इस प्रकार 10 डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे उसको। तो आपको S10 फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ होगा n/2, 2a मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 10 है, प्लस n-1 9, n-1 की वैल्यू क्या होगी 9, मल्टीप्लाई में d6। यदि आप देखें तो 5 हो जाएगा ये, इंटू ये 20 हो जाएगा, प्लस 9 के कितने होते हैं 54 होते हैं। तो आप देख पाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 54 और 20 74, और 74 और 5 की यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके कितने होते हैं 20, कैरी 2 करेंगे और 7 5 35 और 2 37। तो आप देख पाएंगे कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा टोटल कोई भी कंपटीटर, 370 किलोमीटर का इस प्रकार आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर उसके द्वारा होगा। तो आशा है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।